सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों हाइपरबोला। तो ऑलरेडी कोनिक सेक्शन के अंदर हम लोग जो है पैराबोला कर चुके हैं, एलिप्स कर चुके हैं एंड दिस इज हाई टाइम नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाइपरबोला। ठीक है बच्चों, तो कोनिक सेक्शन में एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि आप कुछ कुछ बातें जो है सर्कल से सीखते हैं, फिर पैराबोला तक पहुंचते हुए सेंट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो वहाँ से भी चीज़ें आपकी काफ़ी आपको बहुत ही एडिशनल आइडियाज़ मिलने लगते हैं, चीज़ें अच्छे से होने लगती हैं बच्चों। और एलिप्स तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो हाइपरबोला फिर आपके लिए केक वॉक हो जाता है अगर आपने सब कुछ बहुत सही से पढ़ा है। और बच्चों हमारे दूसरे चैनल आशीष वाजपेयी को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी ज़िंदगी को एक नया रास्ता दे बच्चों। इस तरीके के चैनल जहाँ पे एडवांस लेवल की पूरी पढ़ाई होती है बच्चों, एंड अच्छे से करिए। पूरे सीवी के सॉल्यूशंस हैं, जी मेंस के सभी सॉल्यूशंस हैं बच्चों, और एडवांस लेवल तक बच्चों कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, अगर आप लेक्चर्स देखेंगे तो यू विल बी अमेज्ड कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ कंटेंट एनीवेयर। ठीक है बच्चों, तो ब्राइट ब्रेन ट्यूटोरियल्स का ऐप भी है, सून यू आर गोइंग टू हैव द ग्रेट वीडियोस देयर आल्सो, और बिना ऐड के आप वहाँ पर देख सकते हैं, तो दैट विल बी एडेड एडवांटेज, है ना। और बच्चों यहाँ पर भी आपको ऑसम कोर्सेज मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ है, तो सब कुछ है ना, पूरा एनवायरनमेंट है बच्चों पढ़ाई का, तो फ़ायदा उठाएं इन सब चीज़ों का। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग, एंड लेट्स स्टार्ट विद हाइपरबोला। ठीक है, तो हम यहाँ पर हाइपरबोला स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक कोनिक सेक्शन है, इट इज़ ऑल्सो कोनिक सेक्शन। तो डेल्टा वगैरह आप जानते ही, अगर नहीं जानते बच्चों तो मैंने बताया कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता कि वो डायरेक्ट कोनिक सेक्शन में हाइपरबोला पढ़ना शुरू कर दे, तो एक ऑर्डर है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेल्टा। तो डेल्टा सेकेंड डिग्री इक्वेशन में डेल्टा की जो इक्वेशन होती है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, एंड उसके बाद जो एच स्क्वायर है वो ए बी से क्या होता है, बड़ा होता है। एंड एसेंट्रिसिटी वो भी डिफाइंड रहती है, एंड यू ऑलरेडी नो फ्रॉम पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, तो वो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होती है। तो ये तीन कंडीशन के साथ यहाँ पर हाइपरबोला डिफाइन होता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पर। किस पे चलते हो बच्चों, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो बहुत ही सिंपल है, तो इट इज डिराइव्ड यूजिंग एन इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे देखिए कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेट मी राइट दैट फर्स्ट, कि इट इज डिराइव्ड यूजिंग एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोकस में ये आपको हेल्प करती है। इवन वेव ऑप्टिक्स में जो फ्रिंजेस जनरेट होती हैं पॉइंट सोर्स की वजह से, वहाँ पर भी ये चीज़ आपको हेल्प करती है। तो इट इज़ डिराइव्ड यूजिंग एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला, एंड व्हाट इज दैट, क्या है वो प्रॉपर्टी, वी विल स्टडी दैट। दैट इफ अ पॉइंट if a point in a plane moves such that the difference of distance from two fixed points in the same plane is always constant। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, क्या समझते हैं हम इस बात से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या समझ रहे हैं हम इस बात से। तो देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला है कि अगर कोई पॉइंट हम ऐसा लेते हैं प्लेन में जो कि दो फिक्स पॉइंट से इक्वल दूरी पर, दो फिक्स पॉइंट से जो डिफरेंस है उनके डिस्टेंस का, वो जो है अगर कांस्टेंट बना रहता है, तो जो लोकस आएगा उसको हाइपरबोला बोलते हैं। क्लियर है, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट वी आर सेइंग। तो यहाँ पर देखिए अपनी एक्सिस बना लेते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस ले लिया हम लोगों ने, इसको हम लोगों ने वाई एक्सिस ले लिया है, और एक पॉइंट हम लोगों ने पी यहाँ पर ले लिया है। तो पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने कोऑर्डिनेट रखे हैं एक्स कॉमा वाई।
अब यहाँ पर देखिए कि ये पॉइंट है हमारा -c,0, तो हम लोगों ने दो पॉइंट ले लिए हैं, दो सिमेट्रिक पॉइंट लिए हैं जिनको हम लोग फिक्स मान रहे हैं, और वहाँ से हमें क्या करना है, डिस्टेंस लेना है। इस वाले पॉइंट से इसका नामकरण करते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग F2 और इसका नाम हम लोग रख रहे हैं F1, ऐसे ही रख रहे हैं, F से कोई और मतलब मत समझिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पॉइंट को ऐसे देखें कि यहाँ से अगर हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं लाइक PF2 और PF1 को घटाते हैं और इनके डिफरेंस का मॉड लेना होगा। अगर वो एक फिक्स वैल्यू आती है तो अब यहाँ से देखिए इनका डिफरेंस, अगर इस देखिए ये C और ये C, इनकी कितनी लेंथ हुई 2C, इनके दोनों फिर जो ये पॉइंट्स हैं इनके बीच की जो दूरी है दैट इज़ 2C। तो अगर ये डिफरेंस जो है PF2 और PF1 का डिफरेंस अगर ये कांस्टेंट बना रहता है 2C के बराबर, तो ये जो इस पॉइंट का लोकस होता है दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज हाइपरबोला। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्या 2C होगा? नहीं। क्या 2C होगा? नहीं। कोई भी रैंडम जो है यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है, बस वो कांस्टेंट बना रहना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ही यहाँ पर बनी होनी चाहिए। क्लियर है? तो पॉइंट क्लियर है यहाँ पर। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग इस ट्राइंगल को देख लें दैट इज PF2 PF1 ट्राइंगल, अगर हम लोग देखें तो आपने ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, इन ट्राइंगल PF2 F1, ठीक है। अगर हम लोग ये ट्राइंगल देखें तो इसमें हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, नहीं पढ़ा कैसे नहीं पढ़ा होगा भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपको पढ़ाया गया। तो थर्ड साइड इज ग्रेटर दैन डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स। तो देखिए थर्ड साइड कौन सी है? 2C है ना भाई। दो साइड ये हो गई PF2 और PF1 जिसमें हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंस की कंडीशन हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं। और देखें यहाँ पर ये 2C है, 2C, तो 2C हमारी थर्ड साइड है एंड दैट नीड्स टू बी ग्रेटर दैन डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स, एंड डिफरेंस ऑफ टू अदर साइड्स इज 2A, डिफरेंस इज बेसिकली मॉड, तो 2A है वो। तो यहां से एक और कंडीशन आती कि C शुड बी ग्रेटर दैन A। अब देखिए जिनका सिलेक्शन होना होता है और जिनका नहीं सिलेक्शन होना होता उनमें यही अंतर होता है बच्चों, कि जिनका सिलेक्शन होना है उनको ये सब बात पता है, उनको ये सब बात पता है का मतलब कि उन्हें ये भी पता है कि मॉड ऑफ PF2 माइनस PF1 इज इक्वल टू 2A होता है, एंड ऑल्सो दे नो कि C नीड्स टू बी ग्रेटर दैन A। तो इस पूरी कंडीशन के साथ उनको पता है कि हाइपरबोला की कंडीशन है। अब जिनका नहीं सिलेक्शन होना है बस उनको यही पता है कि डिफरेंस ही कांस्टेंट के बराबर होता है, ये वाले पॉइंट का उन्हें कोई अंदाजा नहीं है, और यहीं पर जो है क्वेश्चंस खेल जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर है, द C नीड्स टू बी ग्रेटर दैन A, ये हाइपरबोला की कंडीशन है, फुल कंडीशन ये है हाइपरबोला की, ठीक है, हाइपरबोला का कंडीशन। तो आई होप दिस इज क्लियर फॉर हाइपरबोला आपको। तो फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने क्या क्या बोला कि हाइपरबोला के अंदर जो डेल्टा है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, h स्क्वायर नीड्स टू बी ग्रेटर दैन AB एंड द एसेंट्रिसिटी इज ऑल्सो नीडेड टू बी ग्रेटर दैन 1। फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कैसे डिराइव होती है, उसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर पॉइंट इस तरीके से प्लेन में मूव करता है कि उसी प्लेन में दो पॉइंट इस तरीके से है जिनसे फिक्स डिस्टेंस, उसकी जो डिफरेंस है डिस्टेंस का वो कांस्टेंट बना रहता है, तो जो लोकस होता है दैट इज हाइपरबोला। तो उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको कि जो हमारे दो फिक्स पॉइंट्स हैं प्लेन में वो -C,0 C,0 है, उनके बीच की दूरी है 2C, और हम देखते हैं कि जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट बना हुआ है विच इज इक्वल टू 2A। तो थर्ड साइड ग्रेटर दैन डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड लगा के हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ PF2 माइनस PF2 बराबर 2A तो कह ही चुके हैं, लेकिन C भी ग्रेटर दैन A है ट्राइंगल की इनइक्वालिटी से। तो ये फुल होता है आपका हाइपरबोला की कंडीशन एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। और मान लीजिए, अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि जो 2C, अगर 2C जो है वो 2A के बराबर हो जाए, अगर 2C जो है वो 2A के बराबर हो जाए, यानी कि ये पॉइंट को फिर कहाँ लाई करना पड़ेगा, P जो है यहीं आ जाए, मतलब
ठीक है, अब आप ये पॉइंट को ऐसे ला के यहाँ कहीं रख दें मान लीजिए, ठीक है। अब इससे और इसकी दूरी और इनके बीच की दूरी अगर सेम हो जाए तो दैट मीन्स कि इनको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होना पड़ेगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, तो ये जैसे मान लीजिए लाइन है ठीक है, यहाँ पे कहीं P है और ये पॉइंट्स हमारे F1 एंड F2 और इनके बीच का जो है डिस्टेंस है 2C। मतलब यहाँ से अगर हम लोग एक सेकेंड, हाउ वी आर गोइंग टू से दैट कि PF2 में से PF1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 2A आता है और इनके बीच का गैप कितना है 2C, ठीक है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि PF2 माइनस PF1 इज 2A, तो वो भी 2A ही हो जाए, तो वो केवल पॉसिबिलिटी है कि P जब यहाँ लाई करे इसी लाइन पे या इधर की तरफ लाइन, इधर कहीं P लाई करे तब ऐसा पॉसिबल है कि PF1 में से PF2 हटाओ तो सेम आएगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल जब ये पॉइंट यहाँ लाई कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि 2C नीड्स टू बी ग्रेटर दैन 2A फॉर द हाइपरबोला का कंडीशन, अदरवाइज यूनियन ऑफ, आपको सेकेंड कंडीशन अगर 2C बराबर 2A हो गया, अगर 2C बराबर 2A हो गया और 2C इज नॉट ग्रेटर दैन 2A वाली कंडीशन है अगर, है ना, ये 2C ग्रेटर दैन 2A से आया भाई, अच्छा वहाँ लिखा तो है, ठीक है। नहीं तो 2C अगर 2A के बराबर यानी कि C बराबर अगर A के बराबर है तो लोकस जो होता है दैट इज यूनियन ऑफ पेयर ऑफ रे, ठीक है। तो दो रे का पेयर आता है इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस का कंडीशन, ठीक है। लेकिन अगर 2C इज इक्वल टू 2A है तो यूनियन ऑफ पेयर ऑफ रेज आता है, क्लियर है भाई। और अगर कहीं पर 2C से ज़्यादा है 2A, अगर कहीं 2C से ज़्यादा है 2A, तो ये आप जान लीजिए कि उस केस में कोई लोकस नहीं आता है, नो लोकस। इन दैट सिचुएशन देयर इज गोइंग टू बी नो लोकस इफ 2A इज ग्रेटर दैन 2C, तो उस केस में कोई लोकस नहीं होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर हम लोग x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिफरेंस अब हम लोग लेने जा रहे हैं, ठीक है। वही कंडीशन यानी कि हमारी PF2 माइनस PF1 इज इक्वल टू 2A करके अब हम लोग लिखेंगे इसे। तो x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये डिस्टेंस हो जाएगी। हाउ डू यू नो दैट, ये लिया है ना हम लोगों ने। तो x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस आप ले लीजिए x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2A, ये डिफरेंस ले लिया है हम लोगों ने। अब देखें यहाँ पर अंडर रूट है, तो अंडर रूट से बचने के लिए हमेशा का ये ज्ञान है कि आपको एक तरफ का अंडर रूट दूसरी तरफ पहुँचाना पड़ेगा, यानी कि यू विल हैव दिस 2A प्लस अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर प्लस x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इंटू 2A इंटू अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ से x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2CX प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2CX प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4A टाइम्स अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल है, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल है, ठीक है। तो अब आप यहां से देखेंगे कि यू हैव दिस 4CX एंड यू हैव हियर 4CX साथ में 4A स्क्वायर प्लस 4A अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
क्लियरली देख लीजिए, यहाँ तक कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया है। स्क्वायर कर दिया तो x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ 4a स्क्वायर हुआ। यहाँ पे इंटायर चीज का स्क्वायर किया तो अंडर रूट गायब हो गया। यहाँ पे 2 टाइम्स 2a इंटू अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2cx वहाँ गया तो 4cx हो गया। यू हैव दिस 4a स्क्वायर प्लस 4a टाइम्स दिस, तो 4 कैंसिल हो चुका है, ठीक है। यू हैव दिस cx इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a टाइम्स अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब एक तरफ इनको कर लो cx माइनस a स्क्वायर वगैरह को, ठीक है, cx माइनस a स्क्वायर वगैरह को एक तरफ कर लीजिए आप, और इधर रखिए a को और इधर रखिए अपने अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से स्क्वायर कर लीजिए, cx माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई है। फिर से ओपन करिए, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर सी एक्स, ठीक है। हियर व्हाट हैपेंस, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ca स्क्वायर एक्स, ठीक है, और क्या बचा a स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल भी हो रहा है ये चीज़, ठीक है। बाकी आई थिंक अब सब कुछ सही है। सी स्क्वायर कैंसिल होगा क्या, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बचा, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उनको एक तरफ कर लीजिए, अब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कर लीजिए, बाकी के कांस्टेंट को एक तरफ कर लीजिए, दैट इज ए की पावर 4, ऐसे कर लेंगे आप, ठीक है। वैसे ही रखिए एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर, यहाँ से थोड़ा सा फैक्टर ले लीजिए बाहर, तो ए स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे 1 बनाना होगा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ पे जाइए, ए स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, माइनस था यहाँ पे वाई स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट, ए स्क्वायर भी था साथ में, और ए स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये है आपके हाइपरबोला की कंडीशन, क्लियर। दिस इज व्हाट इज हाइपरबोला का इक्वेशन आ चुकी है, कंडीशन तो आ ही चुकी थी, देखिए उसी कंडीशन से निकाल कर अब हम लोग यहाँ पर ये लाएं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप जो है लिखेंगे बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर ये c ग्रेटर दैन a है तो यहाँ पे माइनस बना रहेगा, ये ध्यान रखिए आप, इसको बी स्क्वायर हम लोग रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर है। तो समझ गए सारी बातें किस तरीके से प्रूफ यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो ये हमारी अब देखिए इसमें कितना सा अंतर आया कि इलिप्स की इक्वेशन जो लिखी जाती थी उसमें होता था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जस्ट रिमेंबर दिस कि दिस बी स्क्वायर इज नथिंग बट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब किस तरीके का वो समय आ गया इस बात को जानने का कि आखिर किस तरीके का
हमारा हाइपरबोला बनता है। इक्वेशन तो डिराइव कर लिया हम लोगों ने हाइपरबोला की, एंड नाउ इट्स हाई टाइम दैट वी राइट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ क्या है यहाँ पर। तो चले भाई, ये हाइपरबोला इस तरीके से होता है, ये इसके सेंटर के पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट हम लोगों ने A1 लिख दिया है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 1,0, ये दूसरा पॉइंट है दैट इज A2, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1,0। ये फोकस होता है जो F1 F2 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। F2 के कोऑर्डिनेट्स वी हैव टेकन एज -C,0 एंड F1 के कोऑर्डिनेट्स वी हैव टेकन एज C,0। तो लेट अस राइट सम पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस इक्वेशन, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, उनके पॉइंट्स, सिंबल्स क्या हैं। सो द लाइन कंटेनिंग, द लाइन किस तरीके से चीज़ें जो है डिफाइंड है। द लाइन कंटेनिंग फोकाई यानी कि F1 फोकाई F1 C1 C,0 एंड F2 -C,0 इज कॉल्ड फोकल एक्सिस, ठीक है। तो जिस लाइन में, अब यहाँ पर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस जैसे नाम नहीं है, यहाँ पर जिस लाइन के ऊपर दोनों फोकस लाई करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग, इज कॉल्ड एज फोकल एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको? दिस इज नोन एज फोकल एक्सिस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन focus F1 and F2 that is 2C is called as focal length। जो हम लोग 2C बोल रहे थे उसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। We say it as focal length। So the focal axis of the hyperbola, the focal axis of hyperbola, the focal axis of hyperbola, the focal axis of hyperbola is known as transverse axis, ठीक है। तो इसका एक दूसरा नाम है ट्रांसवर्स एक्सिस। किसका? ये जो फोकल एक्सिस है इसका नाम है टा, ट्रांसवर्स एक्सिस, टा, ठीक है। क्लियर है? दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स एक्सिस। मेजर एक्सिस कहाँ नाम होता था बताइए? इलिप्स में होता था। यहाँ पर जो नाम है इस फोकल एक्सिस का दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स एक्सिस, याद कर लीजिए। एंड वहाँ यहाँ पर आपकी वर्टिसेस जो होती है वो क्या है? A,0 यानी कि A1 वाला कोऑर्डिनेट, -A,0 यानी कि A2 वाला कोऑर्डिनेट। इनको क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड एज, है ना, नामकरण तो बहुत ही अच्छे से आपको सबके नाम पता होने चाहिए। आर कॉल्ड एज एक्सट्रीमिटीज ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। एंड द लेंथ टू ए is the length of the transverse axis, ठीक है। तो ये क्या होती है? इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये सेकेंड पॉइंट हमारा हो चुका है। अब थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं, द राइट बाइसेक्टर ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। अब जैसे वहाँ माइनर एक्सिस होती थी तो यहाँ राइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हम इस ट्रांसवर्स एक्सिस पे, यानी कि 20 से पास होगी इस फोकल लेंथ को आधे में डिवाइड करते हुए। ट्रांसवर्स एक्सिस इज नोन एज, उसका नाम है कॉन्जुगेट एक्सिस, इज नोन एज कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। एंड B1 0, B and B2 0, -B is called as extremities of, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिस्टेंस है B2 और B1, दो पॉइंट लिए जाते हैं और उनके कोऑर्डिनेट 0, B और 0, -B होते हैं। उनको एक्सट्रीमिटीज ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। एंड द लेंथ, उसी तरीके से लेंथ जो 2B है, एंड द लेंथ 2B
is called length of conjugate axis, and the length to be is called length of conjugate axis is called as length of conjugate axis. ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। तो यानी कि देखिए दो एक्सिस है, यानी कि इसमें कहीं पर एक b कॉमा 0 है और एक माइनस b कॉमा 0 है, इसको टा इसको का, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो यहां पर देखिए जो टा है वो हाइपरबोला को काटता है और जो का है वो हाइपरबोला को नहीं काटता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे टा काटा, टा का, तो टा जो है वो हाइपरबोला को काटता है और का कुछ नहीं करता। का बहुत ही सिंपल सीधा इंसान है, हाइपरबोला के जस्ट बीच में जा रहा है, यानी कि टा का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो है का। ठीक है, और जो b हम लोगों ने डिफाइन किया था दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में ये b है, ये b है और ये a है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो a है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो b है, जो इस इक्वेशन के अंदर आ रही है। क्लियर है? तो क्लियर है सब, a b समझ गए। तो जो काटेगा वो टा और जो नहीं काटेगा वो का, समझ गए? याद रहेगा, जो काटेगा वो टा, जो नहीं काटेगा वो का। तो कौन काट रहा है? टा काट रहा है और का क्या कर रहा है? नहीं काट रहा है। ठीक है, तो आगे चलें हम लोग। मेन सेंटर भी डिफाइन होगा इसका। तो बताइए सेंटर आपके दिमाग से क्या है? जहां पे काटा काटे, यानी टा और का जो इंटरसेक्शन होता है उसको सेंटर कहते हैं, वो भी लिख लेते हैं हम लोग। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ the point of intersection of conjugate axis and transverse axis, तो जहां पे दोनों conjugate axis और transverse axis का इंटरसेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ the hyperbola. This is called as center of the hyperbola. And any chord of the hyperbola passing through center bisected at this point, बोलो क्या बोला जाएगा उसको? डायमीटर। bisected at this point is called as diameter. ठीक है, तो डायमीटर क्या है? ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर से पास हो रही हो। सेंटर कौन है? ये बीच में आया था, देखिए सेंटर स्टैंडर्ड में 0,0 है, दैट इज सेंटर। ये वर्टेक्स थे, ये फोकस थे, ये टा है, वो का है, ये इक्वेशन है। इतना आपने अभी तक सीख लिया है। तो जहां पे काटा टाका हो गया, जहां पे टा और का कटे, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंटर। समझ गए? अब कोई भी ऐसी लाइन, जैसे कि ये लाइन एक कॉर्ड है, मतलब एक ऐसे, ठीक है, तो अगर वो बाइसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे और सेंटर से पास हो रही है तो वो होती है डायमीटर। क्या होती है? वो होती है डायमीटर। क्लियर? अब एसेंट्रिसिटी अभी तक नहीं आई है, जो कि एसेंट्रिसिटी का बहुत ही बड़ा रोल होता है कोनिक सेक्शन में, तो वही क्यों बच जाए। और बाकी की एसेंट्रिसिटी की जो फोकस से दूरी और डायरेक्ट्रिक्स से दूरी वगैरह वाला पॉइंट वगैरह वगैरह चालू है भाई। तो एसेंट्रिसिटी इज व्हाट इज एसेंट्रिसिटी? ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी क्या करता है? दिस मीजर्स द कर्वेचर ऑफ, जैसे फ्लैटनेस और वो था ना आपका कर्व कितना है, कितना फ्लैटनेस है एलिप्स में, तो सिमिलरली मीजर्स द कर्वेचर ऑफ द हाइपरबोला, तो एसेंट्रिसिटी इज फॉर व्हाट? इट इज फॉर मीजरिंग द कर्वेचर ऑफ हाइपरबोला। तो ई क्या है? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम, जैसे पढ़ चुके हो इस चीज को आप एलिप्स में भी, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर से फोकस की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई
वर्टेक्स की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. सो डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर. तो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर एंड डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू सी बाई ए. ठीक है, एंड सी इज इक्वल टू ए. So b square is equal to c square minus a square. So b square is equal to a square times e square minus a square. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखिए e की वैल्यू c बाई ए आई. डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर, हम लोगों ने पहले इसके कोऑर्डिनेट्स को c, 0 लिया था और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को हम लोगों ने a, 0 लिया था. तो c की वैल्यू आ चुकी है a इंटू ई एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड द c इज इक्वल टू a. सो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. एंड फ्रॉम हियर यहाँ पे देखिए 1 माइनस नहीं है ना, जैसे इलिप्स में होता है, यहाँ पे e स्क्वायर माइनस 1 है. तो इस लेवल के मूर्खा धीराज ना बने कि इधर का उधर कर दे. ठीक है, भांति भांति की गलतियां होती हैं, बट दैट इज द लीस्ट थिंग दैट यू कैन डू कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1. क्लियर है. अब आप अगर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर करके इसको ई स्क्वायर माइनस 1 लिखें तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर. सो ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर. ऐसा लिख दें या ऐसे ही लिखने हैं, ऐसा क्या करेंगे लिख के. तो ऐसा डायरेक्ट लिखते हैं अपन, e इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ठीक है भाई, तो ये हमारी e की वैल्यू है. e इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. अब इसमें अगर हम लोग ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस कैन बी रिमेंबर्ड एज वेरी इजली कि लेंथ ऑफ द का डिवाइडेड बाई द लेंथ ऑफ द टा का होल स्क्वायर. यानी कि का कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ टी टा उसका स्क्वायर कर दे. 1 प्लस का बाई टा का होल स्क्वायर इज बेसिकली ई. ठीक है भाई. अब लैटिस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि भाई पॉइंट तो आपने देख ही लिया कि फोकस है ना, जो हमारी फोकल एक्सिस यानी टा पे परपेंडिकुलर डालें और फोकस से पास हो तो जो कॉर्ड होगी दैट इज नोन एज आपका लैटिस रेक्टम. तो वो तो सेम ही डिफिनीशन से, तो बार बार रिपीट करने से कुछ आपको आ नहीं जाएगा और ना मैं आपको बता पाऊंगा. अगर आप पैराबोला से लेकर अभी तक नहीं सीख पाए होंगे तो हाइपरबोला में क्या खाक सीख पाएंगे ना भाई. तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR यानी कि लैटिस रेक्टम क्या होती है, अगर आज तक नहीं आया तो फिर भूल ही जाइए. ठीक है, तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ डबल ऑफ नहीं एक, तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है. तो देखिए भाई, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम इज सिमिलर टू दैट. यू कैन फाइंड आउट ऑल्सो कि ए प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए ही आएगा और वो चाहें तो आप निकाल सकते हैं. यहाँ पे देखिए आपका जहाँ पे फोकस है, फोकस गाइज, यहाँ पे फोकस है तो ये जाएगा, जो लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है दोनों तरफ, वो कहाँ पे हाइपरबोला को इंटरसेक्ट करती है, उसके एंड पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो ऑब्वियसली जो एक्स कोऑर्डिनेट है जैसा आज तक होता ही आया है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो देखिए बहुत नई चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ मैं, अरे ठीक है, कि आपको लगे बहुत नई चीज़ बताने वाला हूँ. एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड. तो आप यहाँ पे ए ही रखोगे जब, क्योंकि यार परपेंडिकुलर है ना मेजर एक्सिस के. मेजर एक्सिस क्या बोलते हैं, टा ट्रांसवर्स एक्सिस. तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. हियर यू विल हैव ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर ले आइए. ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1. ठीक है, क्लियर. अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो चुका है. ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो चुका है. अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ध्यान से देखते जाइए कि ई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ई स्क्वायर इसको उधर ही भेज दीजिए, इसको ऐसे रखिए. ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर. ठीक है, दिस इज व्हाट 1. इस माइनस को भी उधर भेज दीजिए,
तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इसको कीप लाइक दैट ओनली. सो दिस इज व्हाट माइनस इधर भेजने से दिस विल ऑल्सो बिकम ई स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, क्या बन जाता भाई, बोलो 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 बोलो, है ना. अब आप क्या करें कि वाई स्क्वायर जो है आपका, उसको ध्यान से देखना, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 एंड ई स्क्वायर माइनस 1. तो y जब लोगे तो दिस विल कम आउट टू बी प्लस माइनस ए टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1. अब मैं अगर यहाँ पे प्लस माइनस की जगह एक ए और चिपका दूँ ऊपर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1. बच्चा बच्चा इस देश का बोलेगा कि ये तो बी स्क्वायर होता था, तो ये बी स्क्वायर बाई ए. तो एक्स अब जाए मैं ए ही रखूँ या माइनस ए ही रखूँ, होके तो आना है उसको ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए. चार जगह कट ही करेगा आपका हाइपरबोला. ऐसे है, यहाँ पे फोकस है. ठीक है, यहाँ से जो आपकी यूँ है, तो इसके एंड पॉइंट्स, इसके एंड पॉइंट्स, और इधर भी ऐसे ही आपके एंड पॉइंट्स वगैरह, ये चार एंड पॉइंट्स आएंगे. यहाँ पे दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए. यहाँ पे ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए. यहाँ पे माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए. यहाँ पे माइनस ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए. तो ये आपके चार कोऑर्डिनेट हैं, ये आपके चार कोऑर्डिनेट है, दैट इज ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए. दीज आर द एंड्स ऑफ द लैटिस रेक्टम. तो चार हैं आपके पास, क्योंकि दो लैटिस रेक्टम है तो दोनों के एंड पॉइंट्स इस तरीके से फिगर आउट करे जा सकते. तो ये थे एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लैटिस रेक्टम, दैट इज प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस. तो फिर से वही एक नई बात मैं फिर से आपको बताऊंगा कि दो हाइपरबोला कब सिमिलर होंगे. बताइए, जैसे कि इलिप्स कब सेम होते थे, तो जब उनकी एसेंट्रिसिटीज सेम होती थी. तो क्वेश्चंस में भी आप देखिए कि आता था, प्रॉपर्टीज में भी आता था. तो टू हाइपरबोलाज आर सिमिलर, टू हाइपरबोला आर सिमिलर if their E is same. जब उनकी एसेंट्रिसिटी सेम होती है तो दो हाइपरबोला को क्या बोला जाता है कि वो सिमिलर हैं. अच्छा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम तो नहीं किसी को लग रहा है कि बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, शायद इस जन्म में तो नहीं आएगा, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है. लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज इजी वन. बी स्क्वायर बाई ए ऊपर, बी स्क्वायर बाई ए नीचे, तो टोटल क्या हो गया 2b स्क्वायर बाई ए. सिमिलर सा लग रहा होगा आप लोगों को ये चीज़. तो कॉन्जुगेट एक्सिस का होल स्क्वायर अगर दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है तो नीचे टा आ जाएगा, ऊपर का आ जाएगा. इस वक्त का में स्क्वायर आए और टा ऐसे ही है. ठीक है, क्लियर है भाई. तो ये आपका लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम भी आ चुका है. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं. ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लें, रिकॉर्डिंग चल रही है अदरवाइज. ओके, वेरी गुड. तो ये हो गया हम लोगों के हाइपरबोला का इतना ज्ञान. अभी ज्ञान बढ़ाते हुए हम लोग और डायरेक्ट्रिक्स पर पहुंचते हुए बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स भी सब बच्चे जानते हैं, पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, कैसे होती. तो देखिए यहाँ पे दो लाइन्स हम लोग ले रहे हैं, टू लाइन्स. एक है हमारा प्लस माइनस ए बाई ई. इन दोनों लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिसेस, आर कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिसेस. क्या बोलते भाई, डायरेक्ट्रिसेस. ठीक है, एज दे सेटिस्फाई. तो क्यों बोलते हैं इनको भाई डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि ये फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करते हैं. फोकल है ना, ये भी नया लग रहा होगा आपको. फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी भाई नया नहीं है, ये प्रॉपर्टी आपकी चल रही है पैराबोला से कि PF1 इज इक्वल टू E टाइम्स PM1. व्हाट आर दीज. ये नया बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, नया 9 दिन
पुराना 100 दिन। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पे जो फोकस है दैट इज -AE,0 एंड दिस इज AE,0। अब आप यहाँ पे देखिए ये पॉइंट P है जो कि हाइपरबोला पे लाई कर रहा है। अब इसकी दूरी इस फोकस से विच वी आर सेइंग एज F1, तो ये डिस्टेंस इज E टाइम्स दैट ऑफ PM1। ठीक है, तो PM1 इस बार बच्चों यहां लाई करने वाला है इस तरफ, यानी कि ये सेंटर है और इधर भी भाई सेम ही रहेगा, तो ये इधर की तरफ रहेगा। तो ये एक डायरेक्ट्रिक्स है और एक ये डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि ये डिस्टेंस देखिए कम है इस बार PM1 में E से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके PF1 आ रहा है। ठीक है भैया, इसी तरीके से जब P से M2 से डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, M2 से, और फिर यहां से लेते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये फोकस लेना होगा। ठीक है, तो अगर आप यहां से लेते हैं तो PF1 फोकस से डिस्टेंस इज E टाइम्स दैट ऑफ PM1। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बड़ी है, ये डिस्टेंस छोटी, इसलिए आपको इसमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो इस बार क्योंकि ये डिस्टेंस छोटी है, ठीक है, क्योंकि ये इस बार ये डिस्टेंस छोटी है, तो फिर क्या हो गया भाई, बोलिए, ये डिस्टेंस छोटी है, तो इस कारण से आपका इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो A बाई ई आ रहा है। वो कितना आ रहा है, A बाई ई आ रहा है। ठीक है, E से डिवाइड करोगे तो देखिए वो छोटा आ जाता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी, इसका कोऑर्डिनेट होगा x इक्वल टू A बाई ई। तो देखो ये छोटा हो जाएगा, ये A है, E की वैल्यू इज ग्रेटर दैन 1। ठीक है, ये A है तो E मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो राइट साइड में चला गया, और E से डिवाइड कर दिया तो छोटा हो गया, तो यानी कि इस बार लेफ्ट साइड में डायरेक्ट्रिक्स है और राइट साइड में फोकस है। ठीक है, समझ गए, और एक तरफ का तो दूसरी तरफ उल्टा है, तो उसमें आपको कोई भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि PF1 इज एग्जैक्टली E टाइम्स PM1, इधर लिखते PF2 इज इक्वल टू E टाइम्स PM2। ठीक है, अब आप एक काम करिएगा कि PF1 को एज इट इज रखिए E, और PM1 की डिस्टेंस हम लोग पता करते हैं। चलिए पता करने निकलते हैं PM1 की डिस्टेंस। तो देखिए ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन 0,0 है। ठीक, और ये पूरी डिस्टेंस हमको पता है कि AE है, यहाँ तक AE है, यहाँ से लेकर यहाँ तक AE। अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक A बाई ई है, तो PM1 की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पता, ये x है, देखो भाई ये x कोऑर्डिनेट है, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो x है, PM1 है ना, फिर से ध्यान से, यहाँ तक तो ये x है, यहाँ तक तो x है, और इतनी A बाई ई है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट A बाई ई है, तो ये आपको क्या करना है, x में से A बाई ई घटाओगे तो आपको PM1 मिलेगा। तो इस बार घटाना पड़ेगा भाई, x1 कोऑर्डिनेट उसका लिया हम लोगों ने P का, तो दिस इज A बाई ई, तो PF1 आपको पता चल जाएगा फोकल डिस्टेंस, बिकॉज वी डोंट वांट टू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर से सुन लीजिए भाई, 0,0 है, ये y एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट इसका x1 है, और इतनी दूरी y एक्सिस से, बहुत सारी लाइनें हो जाएंगी इसलिए मैंने वाइट से कर दे, वाइट से। ठीक है, तो एक अलग से मैं आधा बनाता हूं, इधर एक तरफ का बना रहा हूं, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स, ये P, तो ये x1, y1 है, और ये हमारी y एक्सिस है, तो इसका कोऑर्डिनेट x1 है अगर, तो ये दूरी x1 है। लेकिन यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स भी है जिसका कोऑर्डिनेट A बाई ई है, तो ये डिस्टेंस A बाई ई है, तो इतना डिस्टेंस यानी कि ये परपेंडिकुलर है PM1,
PM1 चाहते हो तो आपको इस पूरे में से गैप को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज नथिंग बट E टाइम्स x1 माइनस a बाई ई। तो PF1 इज इक्वल टू EX1 और E कैंसिल हो जाएगा, तो EX1 माइनस a। तो PF1 इज नथिंग बट EX1 माइनस a या EX कर लो। और जब PF2 के बारे में बारी आएगी तो आप देखोगे कि E टाइम्स x1 प्लस, जैसे पहले होता था एलिप्स के केस में वैसे ही होगा, E टाइम्स x1 प्लस। वो आप यहां से देख सकते हो कि क्यों होगा ऐसा भाई। तो इतनी दूरी तो x1 है और इतनी दूरी a बाई ई है। अरे समझ पा रहे हो भाई, इतनी दूरी तो x है और इतनी दूरी a बाई ई है, इधर भी तो a बाई ई ही होगी ना, तो वो जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, पेन इज माइटियर दैन लिसनिंग। तो पेन चलाएं, जहाँ ना समझ में आए वहाँ पर रिकॉर्डिंग, वहाँ पर आप पॉज करें और पेन चलाएं, आ जाएगा। तो PF2 इज इक्वल टू E टाइम्स x1 प्लस a बाई ई। तो यहाँ पर भी E को भेजेंगे अंदर, तो ये बन जाएगा EX प्लस a। ठीक है, अब की बार क्या करेंगे, PF1 और PF2 ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इन दोनों घटा देंगे। तो आप देखिए कि PF2 माइनस PF1 करने पर ये उड़ गए, EX उड़ जाएगा, A और माइनस A जुड़ जाएंगे और आएगा 2A। तो ये आ गई ना प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है। तो डिफरेंस लेना है अपने को, तो मॉड लगा देंगे। तो मॉड ऑफ PF2 माइनस PF1 इज कमिंग एज 2A। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो थोड़ा सा अंतर आया है, सेकंड वाले में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पहले वाले में अंतर आ गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस करने पे कांस्टेंट आ रहा है। अब नेक्स्ट आइए हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आ रहे हैं। अभी एक नए टाइप का हाइपरबोला हम लोग इजाद कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सुना होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, खास तौर पर बॉयल्स लॉ वगैरह के जो ग्राफ देखते हो तो वहाँ पर पहले ही आ चुका है कि बोला जाता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वगैरह क्या होता है। अब एक हाइपरबोला ही होगा जो रेक्टेंगल की तरीके से बन रहा है भाई। अ हाइपरबोला बिकम्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कब बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? अब अ हाइपरबोला बिकम्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला if length of transverse axis, if length of ta is equal to length of का। ठीक है, लेंथ ऑफ टा बराबर लेंथ ऑफ का, उस केस में ये होता है LTA इज इक्वल टू L का। ठीक है भाई, यानी कि A बराबर B, 2A बराबर 2B और वो कैंसिल हो गया, तो इसलिए A बराबर B। तो जब A बराबर B होता है तब जाकर ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब आप जब इक्वेशन लिखते थे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर कोई कह दे आपसे कि नहीं B तो A है, तो आप फटाक से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लिख देंगे। यही है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, इसकी एसेंट्रिसिटी क्या होगी? तो इसकी एसेंट्रिसिटी है E इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, तो E की वैल्यू जब B और A बराबर हो जाएगा तो 1 प्लस 1, तो जनता को, ये जनार्दन को सबको पता है कि E की वैल्यू होती है रूट 2। तो इस केस में जो एसेंट्रिसिटी होती है दैट इज रूट 2 हो जाती है। और लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम गाइस, लेंथ ऑफ LR is equal to twice of B square divided by A, and the B is nothing but A, so 2 is A square divided by A, तो A कैंसिल हो गया, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज नथिंग बट 2A। तो भाई क्लियर है। तो इस तरीके से आपके पास लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम भी 2A आ गया। तो यहाँ पर LR का लेंथ 2A है, लेंथ ऑफ टा का भी 2A है, और B क्योंकि 2B भी होता है तो वो 2B और 2A सेम ही है, तो लेंथ ऑफ का भी सेम है। तो का, टा, ला, रा सब सेम हो गया भाई। LR, टा, का सारे के सारे सेम है बच्चों। तो तीन साइडें जैसे बराबर हो गई हों, तो इसको इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, सब कुछ तो बराबर हो गया, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, बोल दो आज,
आज बिल्कुल शर्माना नहीं। दे आर ऑल्सो नोन एज, क्या बोला जाता है इनको, इक्विलैटरल, रेक्टेंगुलर तो था ही, अब इसका एक और नाम यहाँ से इजाद होता है कि इक्विलैटरल हाइपरबोला। So they are also known as equilateral hyperbola कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला। नेक्स्ट हम लोग यहां पर आ रहे हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो नेक्स्ट टाइप का हाइपरबोला आ गया भाई लोग। बिल्कुल बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है। अब बहुत ध्यान से सुनने की समय आ चुका है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, करस्पॉन्डिंग टू एवरी हाइपरबोला, सुनना ध्यान से, करस्पॉन्डिंग टू तो करस्पॉन्डिंग टू एवरी हाइपरबोला देयर एग्जिस्ट अ हाइपरबोला, देयर एग्जिस्ट्स अ हाइपरबोला, देयर एग्जिस्ट अ हाइपरबोला such that transverse axis and conjugate axis, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स समझ गया जो जिसने काटा है, और कॉन्जुगेट एक्सिस जिसने नहीं काटा है। ठीक है, समझना। सो करस्पॉन्डिंग टू एवरी हाइपरबोला देयर एग्जिस्ट अ हाइपरबोला सच दैट ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ one is conjugate axis, oh my god, conjugate axis and transverse axis of the other. Such hyperbolas are called as conjugate hyperbola, So corresponding to every hyperbola there exists a hyperbola such that transverse axis and conjugate axis of one is conjugate axis and transverse axis of the other. Such hyperbolas are called as conjugate hyperbola. यानी कि अब क्या हो रहा है कि जो पहले ट्रांसवर्स एक्सिस थी वो कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई, और जो कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई है वो ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई है। तो मान लीजिए आपका पहला वाला हाइपरबोला में एक्स एक्सिस वाज अगर ट्रांसवर्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाज अगर कॉन्जुगेट एक्सिस, जैसा भी हम लोगों ने बनाया था, तो अगर इसी चीज को आप उल्टा कर दें, तो फिर क्या हो जाएगा भाई, बोलो क्या हो जाएगा, तो वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला। मतलब कि अब आपकी वाई एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग पहले टा था, अब वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अगर टा हो जाए तो वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होंगे। कहने का मतलब सुनिए कि पहले अगर ये हाइपरबोला था तो अब जो हाइपरबोला है उसको अपन बनाएंगे वाइट से। तो ये वाला, तो येलो वाले का वाइट वाला जो है वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, और वाइट वाले का येलो वाला जो है वो क्या है, वो कॉन्जुगेट है। तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, ये यहाँ पर मीनिंग है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि बताइए भाई, एक हाइपरबोला 1 है, उसका कोई डेटा हम लोग दे रहे हैं कि उसका लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2 और उसका लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस इज 3, और अब हम लोग इसको उल्टा उल्टी करके h2 कर देते हैं, तो लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज 3 नाउ एंड द लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस इज नाउ 2। तो अब इन दोनों हाइपरबोलाज में क्या रिलेशन है, क्या ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं कि नहीं? तो अब ये सवाल है हमारे सामने। तो अब ये नहीं, देखिए आप यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे बच्चे यस बोल देते कि या ये दीज आर कॉन्जुगेट हाइपरबोलाज, क्योंकि देखिए ये ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई, कॉन्जुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस। भाई लेंथ की बात ही नहीं हो रही है, एक्सिस को इंटरचेंज करने की बात हो रही। तो नो, सो नो दे आर नॉट कॉन्जुगेट हाइपरबोला। आपको एक्सिस चेंज करनी, लेंथ नहीं चेंज करनी है। नो दे आर नॉट कॉन्जुगेट हाइपरबोला।
ठीक है, समझ गए? नो दे आर नॉट कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, ये था अगर हमारा पहला वाला हाइपरबोला, तो ये वाला जो हाइपरबोला है ये कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट एक रिलेशनशिप है कि इसके साथ इसका रिलेशनशिप कॉन्जुगेट वाला है, ऐसा नहीं कि ये वाला बना दिया तो बोल दिया है कि कॉन्जुगेट है। भाई समझ में आ रहा है? तो एक्सिस गेट्स इंटरचेंज, ये ध्यान रखिए, एक्सिस गेट्स इंटरचेंज्ड, nothing else happens, just the axis gets interchanged guys। तो अब मान लीजिए पहला हाइपरबोला है, अगर फर्स्ट हाइपरबोला, उसकी इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो अगर हम एक्सिस को इंटरचेंज करते हैं बच्चों, तो अब आपका माइनस, तो H2 जो होगा उसमें माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे से माइनस को कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप है कि यहाँ 1 आया माइनस 1 आया, दे आर कॉन्जुगेट हाइपरबोलास। तो क्लियर है भाई? क्लियर है? तो इस हाइपरबोला के सिनेरियोज में क्या होगा, इस तरीके के हाइपरबोला के सिनेरियो में क्या होगा वो समझ लीजिए आप। तो इसका फोकस यहां लाई करेगा, तो 0, बी और यहां पे 0, से अंदर साइड में रहेगा, तो 0, माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो होगी दैट इज y इज इक्वल टू प्लस बी बाई ई हो जाएगी, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो होगी दैट इज y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ई हो जाएगी, बी बाई ई हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है? तो सब क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? तो समझ में आ गया आपको? अब देखिए इन दोनों के बारे में अगर हम लोग एसेंट्रिसिटी के बारे में बात करें, तो पहला जो हमारा H1 है, H1 के एसेंट्रिसिटी मान लीजिए हम लोगों ने बोल दी E1 है, और H2 की एसेंट्रिसिटी मान लीजिए हम लोगों ने E2 बोल दी। तो E1 विल बी डिफाइंड लाइक व्हाट, कि E1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और E2 को हम लोग जब डिफाइन करने जाएंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ऐसे डिफाइन करेंगे भाई। अब क्योंकि टा का हो चुका है, का टा हो चुका है, ठीक है, कर सकते हैं। तो क्या आप 1 बाई E1 स्क्वायर लिख सकते, बोलिए 1 बाई E1 स्क्वायर। सो दिस इज ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज 1 बाई E2 स्क्वायर, दिस इज b square upon a square b square. So 1 by e1 square is equal to a square upon a square plus b square. 1 by e2 square is equal to b square upon a square plus b square. So 1 by e1 square plus 1 by e2 square is equal to a square plus b square upon a square plus b square, and that is equal to 1. So 1 by e1 का square plus 1 by e2 का square is equal to 1. 1 by e1 स्क्वायर प्लस 1 by e2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये रिलेशनशिप आ जाता है आपके कॉन्जुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला के बीच में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, F1 F2 को जोड़ें। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, इधर ही बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा भाई लोग।
इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। तो मान लीजिए F1 दिस इज नोन एज F1, दिस इज नोन एज F2, दिस इज नोन एज F3, दिस इज नोन एज F4, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज AE, 0, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं AE1, 0 और ये 0, BE2, ठीक है। और इसके भी 0, -BE2, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट -AE, 0, E1, है ना। तो ये है यहाँ पर कहानी आपकी। तो AE1, 0, 0, अब अगर इन चारों को जोड़ दें तो जरा डिस्टेंसेस को देखिएगा, इधर से AE1, इधर से BE1, तो समझ गया है, इधर से भी AE1, BE2, इधर से भी AE1, इधर से भी, तो रोम्बस तो ये लग रहा है भाई, this is like, this is exactly, this is looking like it's a rhombus because the distances are equal. Now we need to figure it out कि ये और क्या है, ये कहीं स्क्वायर तो नहीं, ठीक है। तो स्क्वायर के लिए आपको डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना पड़ता है, यू नीड टू प्रूव दैट द डायगोनल्स आर इक्वल। तो स्क्वायर बिकॉज 90 डिग्री तो रोम्बस में भी होता है, तो वो तो है ही है। बस ये डिस्टेंस अगर हम लोग कहीं से प्रूव कर लें तो ये हम जो है बोल सकते हैं कि इट्स अ स्क्वायर, ये होता है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, कि इफ़ F1, F2, F3 एंड F4 आर joined, a square will be formed, a square will be formed, a square will be formed, ठीक है। क्या बनता है, स्क्वायर विल बी फॉर्म। तो उसको प्रूफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स को इक्वल करना होगा। डायगोनल्स शुड बी इक्वल, क्या होना चाहिए, डायगोनल्स शुड बी इक्वल, जिससे कि ये प्रूव हो जाए कि ये स्क्वायर बन रहा है। तो भाई डायगोनल इक्वल मान लीजिए मैंने कर भी दी, तो BE2 को लिखना पड़ेगा AE1, मतलब 2BA2 को 2AE1 लिखूंगा तो 2 तो कट ही जाएगा, इतने तो समझदार हो ही गए हो आप लोग। तो स्क्वायर करना पड़ेगा भाई लोग, तो B स्क्वायर E2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर E1 का होल स्क्वायर। अब B को लिख सकते हैं हम लोग A स्क्वायर टाइम्स E1 का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते कि नहीं बताओ, B स्क्वायर को, ये E2 स्क्वायर है ही यहाँ, एंड दिस इज A स्क्वायर E1 स्क्वायर। तो भाई B स्क्वायर में रिलेशन है कि नहीं है पहले वाले हाइपरबोला से, बिकॉज आई वॉन्ट टू रिमूव दिस A स्क्वायर्स। अब क्लियरली आपके पास एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर चीज़ आती है, दैट इज E1 स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर, और इसको माइनस को उधर भेज दें तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दें, सो 1 बाई E1 स्क्वायर प्लस 1 बाई E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पर आ जाता है। तो ये तो होता ही है, इन दोनों हाइपरबोलास के बीच में कंडीशन तो होती है, तो इसका मतलब कि इट्स अ स्क्वायर, ठीक है, समझे, इट्स अ स्क्वायर। मतलब समझो भाई, अगर मान लो हम यहाँ से चलते, इस कंडीशन से चलते हुए इनको मल्टीप्लाई करते लिखते लिखते, तो प्रूव हो जाता है ना कि BE2 इज इक्वल टू AE1। इतने तो मैथमेटिक्स आपको समझ में आता ही है। तो आज के लिए इतना ही, और कल और काफ़ी चीज़ें करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे हाइपरबोला के अंदर, एंड टैंजेंट वगैरह के बारे में, नॉर्मल वगैरह के बारे में भी बात करना हम लोग शुरू कर देंगे बच्चों। तो यहाँ तक तब तक आप चीज़ों को समझिए अच्छे से, इनको आप समझ के जो है सारी चीज़ों को लिखने की कोशिश करिए, जिससे कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाए। हालांकि पहला लेक्चर काफ़ी आसान है, अगर आपने अच्छे से सर्कल और इलिप्स और पैराबोला अगर कर रखा बच्चों, तो आपको कुछ भी इनको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अ केक वॉक फॉर यू। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट